हेलो एवरीवन। जैसे आज हम लोग है ना पार्टनरशिप चैप्टर का पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि एनपीओ इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, एनपीओ अलग एक चैप्टर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में हम लोग पहले पढ़े हुए थे क्या, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर आता है, उसके अंतर्गत फंडामेंटल हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल। उसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एंड थर्ड चैप्टर गुडविल। ओके, गुडविल आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन यानी साझेदार का प्रवेश। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी दैट में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ओके, ये लेसन 4 है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति क्या होती है, यानी पोजीशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक कंपनी है, उसमें क्या होते हैं, साझेदार होते हैं, दैट मीन्स पार्टनर्स होते हैं। बड़े बड़े कंपनी एक साझेदार से मतलब अकेला मतलब ये मतलब क्या अलोन नहीं चलाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ मतलब कंपनी में क्या होता है, एक से अधिक साझेदार होते हैं, एक से अधिक साझेदार होते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय को स्थापित करते हैं। तो वो सभी व्यक्ति को हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है, यानी एक साझेदार का प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना। और साझेदारों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहले से 5 साझेदार कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक संस्था में काम कर रहे हैं, अब वो एक और आ गया तो वो क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पार्टनर्स का। तो यहाँ पर ये हो गया स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर। आफ्टर डेट क्या है, जैसे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए सहमति न दें। यानी जब तक पूरी तरह से पहले वाले जो साझेदार सब हैं वो अपना सहमति न दे जाए, एग्री ना हो जाए, तब तक नया साझेदार का प्रवेश नहीं हो सकता है। ओके, और नया साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। स्वाभाविक है कि वो पहले से तो नहीं था, पहले से 4-5 मतलब 5 साझेदार थे, एक आ गया, छठा हो गया, यानी टोटल फर्म में पार्टनर्स की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर 6 हो गया। तो पहले से तो 5 था, अब पहले 5 में उसका क्या प्रॉब्लम था, वो तो 6 नंबर जो पार्टनर आया है उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जब से आया तब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे आज आया तो उसके आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके, जैसे कि आज हो गया 15 मई हो गया, ठीक है, 15 मई 2020 हो गया, तो हमने नए साझेदार का इंक्लूड किया तो उसका उत्तरदायित्व आज से बनता है, ना कि 14, 13, 12 में नहीं बनेगा उसका। हम लोगों ने जो गलतियाँ वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज से जो साझेदार आएगा अगर वो कुछ करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन पहले से उसका नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे पूंजी तथा ख्याति, पूंजी कैपिटल, एंड ख्याति ऑलरेडी गुडविल के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है, और इन राशियों के लाने के कारण नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और सेकेंड नंबर, वह व्यवसाय के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। पहला जब वो फर्म में आएगा, ठीक है, उसका इनकमिंग होगा मतलब फर्म में वो एंट्री करेगा, तो एंट्री करने पर वो क्या होगा, कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। ओके,
उसके बाद में कैपिटल और गुडविल लाने के बाद में उसका क्या हो जाएगा, अधिकार, मतलब क्या पाने का अधिकारी हो जाएगा, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाएगा और व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाएगा। ओके, तो ये था आपको पोजीशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। ओके, प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति। अब हम लोग साझेदार के प्रवेश का प्रभाव, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी साझेदार के प्रवेश पर क्या प्रभाव होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहला, बहुत से चेंजेस होता है। साझेदार जब आता है, नए नए नियम लागू हो जाता है तो बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस को हम लोग देखेंगे। पहला है क्या, 1 नंबर, नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों के संबंधों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होता है, चेंज हो जाता है और परिणामतः साझेदारी फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। तो जब संबंध में परिवर्तन आ जाएगा तो क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, यानी फिर से वो नए नियम में लागू होगा। दूसरा, फर्म में साझेदारों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। फर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, ये हो गया। 3rd नंबर, नए साझेदार को फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी प्राप्त हो जाता है और इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु उसे अपने हिस्से की ख्याति, यानी अपने हिस्से की ख्याति लानी पड़ती है। ठीक है। 4 नंबर, ख्याति की राशि नगद लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में असमर्थ रहने पर पूंजी खाते के माध्यम से इसका समायोजन किया जा सकता है। ख्याति का राशि विभिन्न पुराने साझेदारों में उनके द्वारा किए गए त्याग अनुपात में किया जाता है। 5 नंबर, साझेदार के प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी बढ़ जाती है और फर्म के प्रबंधन यानी कामकाज के लिए अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति की सेवा प्राप्त हो जाती है। लास्ट 6 नंबर, प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति की साझेदार के रूप में प्रवेश से फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। तो ये आपको क्या था, साझेदार के प्रवेश पर क्या था, प्रभाव। ये 6 प्रभाव है। उसके बाद में जैसे कि आप देखिए, नए साझेदार की आवश्यकता, जैसे कि बोलते हैं ना, नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे कि नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। तो नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर या नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नीड फॉर एडमिशन फॉर ए न्यू पार्टनर्स। तो देखिए, नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ सकती है। नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ सकती है। पहला क्या है, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए, जब व्यवसाय को जब बड़ा करना है तो उसके अधिक पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब व्यवसाय को उसको बड़ा करना होता है तो उसे पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता अधिक होती है। 2 नंबर, जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन हेतु किसी योग्य या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। पहले से 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्ति क्या है, अनुभवहीन है, उसके पास अनुभव ही नहीं है, व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए हमें एक अनुभवी व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता हो जाती है। तो अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं उस व्यक्ति का। 3rd नंबर, जब किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी है। पहले बता दिए, 5 व्यक्ति था पहले, उससे व्यापार नहीं चल रहा था, वो व्यापार का संचालन नहीं कर पा रहा था, उसको आगे नहीं बढ़ा रहा था, तो मुझे एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हुई ताकि वो व्यक्ति आए और हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाए। तो अनुभवी व्यक्ति आने से क्या होता आता है कि व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद में क्या है, 4 नंबर, जब किसी सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी को जब किसी सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, ये क्या था, 4 है। ठीक है, आप लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है कि नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं, यानी मेन एडजस्टमेंट
ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी मेन एडजस्टमेंट ऑन, यानी कि मेन एडजस्टमेंट ऑन admission of a new partner, okay. Main adjustment of a new partner, main adjustment on admission of a new partner, यानी नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं। तो देखिए, तो जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो क्या बहुत सी समायोजनाएं की आवश्यकता पड़ जाती है या पड़ती है। कुछ समायोजनाएं को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, नए लाभ विभाजन का अनुपात की गणना करना, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। सेकेंड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओके। आफ्टर दैट, ख्याति का मूल्यांकन करना एवं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब उसका लेखांकन करना। 4 नंबर, संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो हम लोग इससे पहले भी चैप्टर में रिवैल्यूएशन किए हुए थे, रिवैल्यूएट किए थे ना एसेट और लायबिलिटीज को, उसी को फिर यहाँ भी करना है हम लोग। नए मतलब क्या, पहला नंबर क्या था, नए लाभ विभाजन का अनुपात की गणना करना, यानी नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। उसके बाद में क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी त्याग अनुपात की गणना करना। ख्याति का मूल्यांकन करना, उसको लेखांकन व्यवहार करना। इससे पहले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं इसको। 4 नंबर, संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, इसको भी प्रयोग कर चुके हुए हैं। 5th नंबर, संचय यानी कि जनरल रिजर्व। अवितरित लाभों एवं हानियों को मतलब उसके लिए क्या समायोजना, जनरल रिजर्व के लिए समायोजना। जनरल रिजर्व होता था हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उसको ओल्ड रेशियो में, पहले देख चुके हैं इसको। आफ्टर दैट क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, 6 नंबर लास्ट। तो ये छठा, यानी 1 to 6 क्या है इसका मेन एडजस्टमेंट, मतलब ये सब क्या कैलकुलेशन किया जाता है। अब देखिए, तो अब इसके बाद भी क्या है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, ये तो हो गया। अब उसके बाद में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। इसको ध्यान देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए, तो यहां पर पहले इसको मीनिंग को देखना पड़ेगा, यानी अर्थ देखना पड़ेगा। देखिए, तो अर्थ ये है कि नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों व हानियों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। यानी कि फिर से देख लीजिए, नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों एवं हानियों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। इन इंग्लिश, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर्स शेयरिंग द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। तो अब देखिए, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले चैप्टर में। जैसे इसका थोड़ा देख लीजिएगा तो बेटर होगा। तो इसको देखेंगे, नए साझेदार के आगमन या प्रवेश के कारण पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ भाग नए साझेदार को दे देते हैं, अतः नए साझेदार यानी नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। वस्तुतः कुछ प्रश्नों में लाभ विभाजन का अनुपात दिया होता है, परंतु कुछ प्रश्नों में इसका अनुपात नहीं दिया होता है। ऐसी स्थिति में
नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नए साझेदार ने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदार से किस प्रकार प्राप्त किया है। तो पाला देखिए, तो नए साझेदार यानी नया न्यू पार्टनर्स अपनी पूंजी यानी रोकर, कैश कैपिटल उसको बोलेंगे, तो मतलब अपनी पूंजी रोकर या माल या संपत्ति के रूप में ला सकता है। पहले ही बता चुके हैं, सामान्यतः वह रोकर के रूप में पूंजी लाएगा। कैश लाएगा तो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो देखिए, पूंजी के लाने पर प्रविष्टि क्या होता है। पूंजी के लाने पर प्रविष्टि फर्स्ट नंबर, मेरी आवाज को आप लोग है ना इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी कर लेंगे तो बेटर होगा। जैसे मैं बोल रहा जरूर नहीं कि बोर्ड पे ही लिखूंगा तो आप नोट करेंगे, अगर नोट करने की स्थिति बन जाती है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो पूंजी के लाने पर प्रविष्टि फर्स्ट नंबर, जब पूंजी रोकर के रूप में लाता है, जब पूंजी रोकर के रूप में लाता है तो उसके लिए जर्नल प्रविष्टि क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। नरेशन, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एज कैपिटल। ओके, सेकेंड नंबर, जब पूंजी माल या संपत्ति के रूप में लाता है तो स्वाभाविक है वहां पर कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, यहां पर एसेट को डेबिट करेंगे। क्या, तो एसेट अकाउंट को डेबिट संपत्ति के लिए, ठीक है। अगर स्टॉक लाता है तो मतलब ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ना, अस्कंध, तो रहतिया यही बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक अकाउंट को यानी स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे या एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो यहां पर नरेशन सेम हो जाएगा, बीइंग गुड्स और एसेट्स और दे देंगे, दोनों में से कोई होगा तो उसको राइट कर देंगे, ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर्स एज कैपिटल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, ठीक है, साझेदार का प्रवेश जो 4th चैप्टर है, इसका लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 बनेगा इसका, ठीक है। पार्ट 2 में इस लेक्चर को देखिएगा। और उसके आगे क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन की मतलब विस्तार रूप से क्या चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग है ना बढ़िया से देखेंगे, सुनेंगे इसको, और जहां तक आपको नोट करने की इच्छा हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।